डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो चैनल है विकास सिविल एकेडमी की तरफ से चल रहा है। स्टूडेंट, हमारे यूपी बोर्ड के बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो निरंतर पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन होता ऐसे है कि बहुत कम ही विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्व अध्ययन से सफल होते हैं। कारण क्या होता है, सब में एक जैसे गुण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको एक दिशा की ज़रूरत होती है। यदि ऐसे औसत दर्जे के विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो अपने विषय में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यूपी बोर्ड में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित में अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं। कारण क्या होता है, हमारा जो यूपी बोर्ड है उसमें अधिकांश वो विद्यार्थी होते हैं जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में क्या होता है कि कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जो है हम अध्यापकों की भी कोई न कोई गलती ज़रूर होती है जो बच्चों को सही से नहीं पढ़ाते हैं। कारण क्या होता है, जब बच्चे सही से बेसिक चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं तो उनकी नींव कमज़ोर हो जाती है और वो अगली कक्षा में जब जाते हैं तो उनको बहुत कठिनाई होती है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल जिसमें कक्षा 9 और 10 सम्मिलित है, उसमें जो गणित विषय है, वैसे गणित तो अपने आप में एक बहुत विचित्र विषय होता है, लेकिन जिसको अगर समझ में आ गया तो गणित विषय में उसको महारत हासिल हो जाता है। लेकिन अगर जिसको समझ में नहीं आता तो गणित उसके लिए एक दुरूह विषय हो जाता है। स्टूडेंट, मैं विकास सिविल एकेडमी की ओर से यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए गणित पढ़ाने का कार्य करूंगा और आज से मैं यूपी बोर्ड कक्षा 9 के लिए गणित विषय पढ़ाना शुरू करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो हम लोगों को गणित विषय में नींव की तरह होता है और इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, अगर हम आगे चल के इंटरमीडिएट करें, बीएससी करें, एमएससी करें, बीटेक करें, जो कुछ भी आप लोगों की पसंद हो, उसमें जो है हर विषय में, हर स्ट्रीम में अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे की कक्षाओं में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं से हमारी नींव कमज़ोर हो जाती है और हमको असफलता ही हाथ लगती है। तो विद्यार्थियों, आप गणित को इतना कमज़ोर विषय मत समझें, इसमें रुचि बढ़ाइए। अगर आपकी रुचि है तो कोई भी विषय आपको कठिन नहीं लगेगा, और अगर आपकी रुचि नहीं है तो सरल से सरल विषय भी आपको कठिन लगेगा। शिक्षा, अगर आपको अच्छा गणित विषय में अच्छी महारत हासिल करना है तो आपको रुचि पैदा करना होगा। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी टॉपिक के प्रति, किसी विषय के प्रति, तो आप उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको केमिस्ट्री में रुचि होती है, कुछ को फिजिक्स में रुचि होती है, कुछ को मैथमेटिक्स में रुचि होती है। अच्छा, एक टीचर भी ऐसा होता है कि जो हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाता है। कुछ टीचर होते हैं जो थोड़ा कुछ बहुत पढ़ा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, आज से हम यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उसको आप पुनरावृत्ति मान लीजिए, या आपके विषय का चैप्टर हो या सब्जेक्ट का चैप्टर हो,
आप जैसा उसको समझें। विद्यार्थियों, गणित की शुरुआत होती है संख्याओं से और संख्या की शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्या से। अनादिकाल से विद्यार्थियों, जब से मानव जीवन में चेतना आई तब से वो गणना के प्रति बहुत जागरूक हुआ। जब आदि मानव के रूप में व्यक्ति जीवन व्यतीत करता था तब भी उसको गणना करने का ज्ञान था। वही गणना को जब हम सांकेतिक रूप में प्रदर्शन करने लगे तब वो गणित का विषय रूप ले लिया। इसी क्रम में आगे, जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहीं न कहीं दैनिक जीवन में हम लोग पर डे उसको यूज करते हैं। चाहे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति हो, चाहे वो जैसा व्यक्ति हो, वो किसी न किसी रूप में प्राकृतिक संख्या का प्रयोग जरूर करता है। बिना प्राकृतिक संख्या के कोई भी गणना असंभव होती है। आप बाजार जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप प्राकृतिक संख्या का प्रयोग जरूर करते हैं। आप मान लीजिए, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपको 1 दर्जन केला खरीदना हो या और कुछ खरीदना हो तो आप 1 दर्जन है तो उसमें आप पहले बोलेंगे कि 1 दर्जन में जो है 12 नग होते हैं। कारण क्या है कि जब तक आप प्राकृतिक संख्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तब तक आप सही से उस वस्तु के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। आप बिस्किट खरीदते हैं, बिस्किट में 10 नग होते हैं, 10 पीस होते हैं। अब यहाँ 10 संख्या आ गई या 5 संख्या आ गई तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या ही वो संख्या है जिसका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं। विद्यार्थियों, आज हम आपको इसी प्राकृतिक संख्या के बारे में डिटेल से बताएंगे। प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के सेट को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। आप कुछ वस्तुएं हैं, अगर उनकी मात्रा कम है, मान लीजिए कोई 10 है, कोई 20 है, तो आप तुरंत गिन के बता सकते हैं कि ये 10 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 12 है, ये कुछ भी है। लेकिन प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। हम अनंत को गिन नहीं सकते, मात्र एक संकेत के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं या अपरिभाषित बोलते हैं या अनंत बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, उसको हम इस रूप में लिखते हैं। इसमें जो डॉट है वो ये प्रदर्शित करता है कि इसके आगे और बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं अपने आप में पूर्ण होती हैं, इनको कभी खंड के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर 1 है तो 1 अपने आप में पूर्ण है, ना कि 0.001 0.001 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या अपने आप में संपूर्ण होती है। 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद सीधे 3, 3 के बाद सीधे 4 आता है। अगर आप ये कहें कि 1 और 2 के बीच में भी प्राकृतिक संख्या है तो ऐसा असंभव है। अगर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है तो दूसरी नंबर कहे जाएगी, जिसको हम आगे बताएंगे। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होती है वो अपने आप में एक तरह से इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, इसका कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है। तो जो भी हम गणना करते हैं
जिस किसी वस्तु की गणना करते हैं तो हम उसको सदैव प्राकृतिक संख्या के रूप में ही गणना करते हैं। प्राकृतिक संख्या सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। सदैव प्राकृतिक संख्या अपने आप में एक संपूर्णता का बोध कराती है। इसमें कुछ शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि ये कुछ है। ये एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। जिसको हम गांव की भाषा में कहते हैं सही का सही, एकदम पूरा का पूरा। तो आप विद्यार्थियों ये बात ध्यान रखिए कि कभी भी प्राकृतिक संख्या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, खंड में नहीं हो सकती है। ना तो इसको हम दशमलव में नहीं लिख सकते हैं कि जैसे अगर हम 2 और 3 है तो हम लिख दें कि ये 2.3 या 2.1 या 2.4, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक संख्या कभी भी दशमलव रूप में नहीं लिखा जाता है। अगर वो दशमलव रूप में लिखा जाता है तो समझ लीजिए कि एक फ्रैक्शन पार्ट है। तो प्राकृतिक संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसको हम कभी भी निगेटिव रूप में नहीं लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जब भी हम देखते हैं कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो सीधे से बोला जाता है हमको 2 पीस ये दे दीजिए, 2 पीस कपड़े दे दीजिए, या 1 किलो आलू दे दीजिए, या 2 किलो बैगन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन वो पूर्ण रूप में ही बोला जाता है। तो अलग बात है कि हम 2.5-1.5 खरीद लेते हैं, लेकिन फिर भी प्राकृतिक संख्या अपने आप में पूर्ण होती है। आप मार्केट जाएंगे, आप मान लीजिए कहीं पशु बाजार गए, वहाँ आप बैल खरीदने चले गए, गाय खरीदने चले गए, तो आप 2.5 बैल या 1.5 बैल खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। आप वहाँ 1 ही बैल खरीदेंगे, बहुत खरीदेंगे, 2 बैल खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, लेकिन कभी 1.5, कभी 2.5, कभी 3.5 ऐसा नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक संख्या सदैव अपने आप में पूर्ण होती है। प्राकृतिक संख्या कभी 0 नहीं होती है। अगर आप 0 कहेंगे तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक संख्या है, वो पूर्ण संख्या तो है, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप ये सोचें कि प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव हमको प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। अगर हम 2 प्राकृतिक संख्या ले लें, अगर मान लेते हैं हम 3 ले लिया और एक प्राकृतिक संख्या हम 4 ले लेते हैं, अगर हम इनको ऐड कर दें, इनको जोड़ें, जैसे 3 धन 4, तो हमको 7 मिला। जो 7 मिला वो भी एक प्राकृतिक संख्या है। अगर मान लीजिए हम 2 प्राकृतिक संख्याओं को आपस में घटा दें, मान लीजिए कि 3 में से अगर हम 4 ही घटा देते हैं तो हमको मिला 1, लेकिन यहाँ पर ऋण 1 आया। ऋण 1 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक तो है, लेकिन ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि प्राकृतिक संख्या वही संख्या प्राकृतिक संख्या होती है अगर हम उनको जोड़ें और यदि घटाएं, अगर वो प्राकृतिक रूप में ही आना चाहिए, उनकी प्रकृति बदली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। अगर हमें जोड़ने के बाद अगर हमको नेगेटिव नंबर मिल जाए और घटाने के बाद यदि हमें पॉजिटिव नंबर मिल जाए, तो जो घटाने से हमको पॉजिटिव नंबर आए वो तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर जोड़ने के बाद अगर हमको नेगेटिव नंबर मिल रही है तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग प्राकृतिक संख्या को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत रहिए। अपने दिमाग में ये बात भर लीजिए कि प्राकृतिक संख्या सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, नेगेटिव नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या की एक अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें सदैव 1 जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई
प्राकृतिक संख्या है तो एक के आगे वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमको उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, तब हमको 2 मिलेगा। इसी प्रकार हमको अगर 3 प्राप्त करना है तो हमें 2 + 1 करके हमको 3 मिलेगा। तो प्राकृतिक संख्या की जो अगली संख्या है, उत्तरवर्ती संख्या जिसे बोलते हैं, सक्सेसिव नंबर बोलते हैं, उस नंबर को प्राप्त करने के लिए हमको उसमें एक ही ऐड करना पड़ेगा। और भी नंबर मिल सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें एक से अधिक नंबर जोड़ना पड़ता है। इसलिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, चाहे आप उसको लाखों में जाएं, हजारों में जाएं, करोड़ों में जाएं, अगर उसको क्रम से देखें, ध्यान से देखें, ऑर्डर क्रम में देखें, एक क्रम में देखें तो उसमें सदैव एक का ही अंतर होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या 1000 है, अब हम उसके अगली संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें एक ऐड करेंगे, तब हमको 1001 मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या में सदैव क्रम का विशेष ध्यान होता है। ये नहीं कि अगर हमारे पास, हम प्राकृतिक संख्या को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कि 1 है, इसके बाद 4 लिख दें, इसके बाद 8 लिख दें, फिर 10 लिख दें, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये प्राकृतिक संख्या का सेट नहीं कहा जाएगा, ये सेट एक अलग सेट बनेगा। इसलिए प्राकृतिक संख्या सदैव क्रम में लिखा जाता है। इसमें अगर क्रम का ध्यान नहीं देंगे तो ये प्राकृतिक संख्या का सेट भी नहीं कहलाएगा। प्राकृतिक संख्या के बाद हम आते हैं पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या के बाद आते हैं हम होल नंबर में। होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। वैसे प्राकृतिक संख्या भी एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्या के सेट में 0 को भी इंक्लूड कर दें तो उसके बाद जो एक नया सेट तैयार होता है उसे हम होल नंबर का सेट बोलते हैं या पूर्ण संख्याओं का सेट बोलते हैं। इसको हम कैपिटल लेटर W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या का सेट है। अगर हम ये जो प्राकृतिक संख्या के सेट है, अगर इसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये इसके हम बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स, ये पूर्ण संख्याओं का सेट कहलाएगा। जैसे गणितीय रूप में मैथमेटिकली हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, W = 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये जो सेट, एक नया सेट मिला, इसमें 0 इंक्लूड है, इसमें 0 को हम सम्मिलित कर दिए हैं। अब ये होल नंबर का सेट कहलाएगा। है तो ये भी प्राकृतिक संख्या, लेकिन 0 के सम्मिलित होने से इसमें 0 को शामिल करने के बाद ये एक नया सेट बन जाएगा। इसको हम पूर्ण संख्याओं का सेट बोलते हैं। 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। कारण क्या है? आप 0 को किसी प्राकृतिक संख्या में ऐड कर देंगे तो हमको वही सेम प्राकृतिक संख्या मिलेगी। 0 कभी प्रभावित नहीं करता। 0 अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ देंगे तो उस संख्या को प्रभावित नहीं करेगी। इसीलिए 0 ना तो प्राकृतिक संख्या है, 0 ना तो निगेटिव संख्या है, ना तो पॉजिटिव संख्या है। 0 ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है। ये एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक स्टूडेंट, अब इसके बाद हम एक नए सेट में आते हैं जिसको बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक जिसे बोलते हैं। पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसको प्रदर्शित करने के लिए हम एक नंबर लाइन खींचते हैं। अब इस नंबर लाइन के ये जो
एक पॉइंट लेते हैं और उसको नाम देते हैं 0। अब 0 भी एक पूर्णांक है, ये होल नंबर के सेट में आपको बताया गया है। अब 0 के दाईं ओर, 0 के दाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, वो चाहे 1000 तक की हो, चाहे 10,000 तक की हो, चाहे लाख तक की हो, वो सब पॉजिटिव होंगी। और इसको हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन से प्रदर्शित करते हैं। और 0 के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, निगेटिव इंटीजर कहेंगे। जीरो के बाएं ओर, 0 की जितनी हम बाएं ओर जाते जाएंगे उतनी हमको निगेटिव नंबर मिलती जाएंगी, उतनी ही हमको ऋणात्मक संख्याएं मिलती जाएंगी। 0 के जस्ट बाद, 0 के जस्ट पहले जस्ट बाएं हमको ऋण 1 निगेटिव इंटीजर है, इसके बाद ऋण 2, इसके बाद ऋण 3 और इसके आगे ढेर सारी निगेटिव नंबर्स हैं, ढेर सारी, बहुत सारी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं मिल रही हैं। इसमें एक बात विशेष ध्यान देना है बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि ऋण 1 जो संख्या है वो सबसे बड़ी, ऋण 1 जो है सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ऋण 1 से बड़ी ऋण 2 है। जो संख्या जितनी बड़ी होगी अपने संख्यात्मक रूप में, अगर उसके पहले ऋण चिन्ह लगा तो संख्या उतनी ही छोटी होगी। जैसे मान लेते हैं ये ऋण 1 है तो ऋण 1 बड़ी है ऋण 2 से, और ऋण 2 बड़ा है ऋण 3 से। और जो अगर हम दाएं तरफ देखें तो एक छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो लाइन है, नंबर लाइन जिसे बोलते हैं, नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसपे हम संख्याओं का निरूपण करते हैं। यदि हम एक लाइन खींचे और वो लाइन दोनों तरफ अनंत की ओर जाइए, दोनों लाइनें जो हैं अपने दाएं हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर ये अनंत तक जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन सदैव अनंत की तरफ जाती हैं, और इसको हम तीर लगा के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एरो का चिन्ह बनाकर नंबर लाइन को हम प्रदर्शित करते हैं। नंबर लाइन के जितने हम बाएं जाएंगे उतनी ही हमको छोटी संख्या मिलती जाएगी। जितनी भी ऋणात्मक नंबर है, जो भी ऋणात्मक नंबर है, जितनी बाएं होगी, 0 की जितनी बाएं होगी वो उतनी ही छोटी संख्या होगी, और 0 के जितनी हम दाएं ओर जाएंगे वो उतनी ही बड़ी संख्या हमको मिलेगी। अब कभी कभी हम कंपोजिट रूप में, संयुक्त रूप में निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को प्रदर्शित करते हैं, जैसे इस रूप में।
ये आपका कंपोजिट फॉर्म है। ये रियल ये नंबर लाइन पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को प्रदर्शित करने का कंपोजिट फॉर्म है, ये संयुक्त रूप है। हम एक साथ नंबर लाइन पर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह प्रदर्शित करें या चाहें तो अलग अलग प्रदर्शित करें। अब क्या करिए और कि और आगे बस। तो साथ डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो या और कोई समस्या हो संख्या से संबंधित, जो आज थोड़ा बहुत आपको बताया गया, आज तो शुरुआत है, आपके अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट के माध्यम से, अगर कोई शंका हो, कोई दिक्कत हो जो समझ में न आया हो, तो आप उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा और हम उसको अगली कक्षा में आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।